लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। करें भैया, करें सोनी? चल भाई, प्लीज़ कंसंट्रेट टुवर्ड द बोर्ड। प्यारे दोस्तों, हमारा 12वीं का सबसे शानदार चैप्टर जो 12वीं के करिकुलम में सीबीएसई में नहीं रखा गया था आपके बारे में, दैट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या भैया? मान के चलूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था 12वीं, मान के चलूँ आता है या भूल गए? भूल गए तो बहुत बढ़िया। मैं एक छोटा सा वापस दूसरा स्लाइड लूँ, राइटेबल पेन ले लूँ, उस पर थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ। जरा आना भैया सब बोर्ड पे। हमारा चैप्टर है आज का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब बिल्कुल ध्यान से चलना, कंसंट्रेट करना। एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में बहुत डीपली कंसेप्ट पे काम करना है मेरे भाई। आप सामने वाली रो पे आ जाएं, नहीं आपके लास्ट वाला भाई सामने वाली रो पे आ जाए। मेरे को लगा आप शायद सोनी को ही देखते जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन के लिए सामने का। तो आओ जरा दोस्तों, रिडम्पशन और डिबेंचर सब पार्टिसिपेट करना। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लॉजिक से बताना। मैं मानता हूँ नहीं आता, आप पहली बार कर रहे हैं, पर लॉजिक से बनाना। प्यारे दोस्तों, डिबेंचर को रिडीम करेंगे। डिबेंचर को क्या करेंगे? डिबेंचर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नॉन रिडीमेबल डिबेंचर भी होते हैं, पर हिंदुस्तान की सरकार ने जब कंपनी एक्ट 2013 बनाया तो कहा कोई भी प्रेफरेंशियल और कोई भी डिबेंचर नॉन रिडीमेबल नहीं इशू कर सकती कंपनी। ये लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है डिबेंचर तो स्पेसिफिकली, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किया जा सकेगा। उस पीरियड के बाद या तो पार वैल्यू पे या तो पार वैल्यू पे या तो प्रीमियम पे कंपनी को पैसा वापस देना पड़ेगा। और कंपनी को अगर प्रीमियम पे देना है तो ये कंपनी इशू के समय ही अपनी कंडीशनें बताएगी कि मैं रिडम्पशन के समय कितना पैसा वापस करूँ। क्लियर है ना? अब सवाल ये उठता है, रिडम्पशन के समय हमारे को जब पैसा वापस करना है तो फंड्स नहीं चाहिए या चाहिए? प्यारे दोस्तों, पहले बहुत थियोरेटिकली, अभी हिंदुस्तान का कानून कंपनी एक्ट 2013 नहीं बता रहा। मौर्या, तेरी गर्दन, तेरी शक्ल नहीं दिख रही, सामने आके बैठ, बाकी सबकी दिख रही है। भाई तू तो सही बैठा था, तेरी गायब हो गई। भाई अंदर अंदर हो जा, बिठा इसको सामने। शक्ल से एक्सप्रेशन आते हैं ना फेस के, पता आता है चेहरे में हंसी आई तो आया, नहीं आई तो भाई गहरे से समझाना है। तो मैं भी आपके फेस एक्सप्रेशन को लेकर समझता हूँ। अब ये नया चैप्टर है, थोड़ा सा गहरे चलेंगे। तो सवाल ये होता है कि भैया हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे? तो प्यारे दोस्तों, जब भी हम डिबेंचर 2-4 रुपए के होते हैं या कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का डिबेंचर होता है। भाई नहीं बैठने की इजाज़त आपको, सिंस लेट क्यों है भाई? बैठ जा। चलो प्यारे दोस्तों, फंड्स कहाँ से आएंगे? तो फंड्स के पूरे वर्ल्ड में 2 तरीके। अभी मैं ध्यान से सुनना, बेसिक अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बेसिक लॉ सिखाऊंगा और दोनों को मिक्स करेंगे तब डिबेंचर बनेगा। 2 चीज़ें, 2 कंसेप्ट के अंदर काम करना है हमें। पहले क्या सीखना है? बेसिक अकाउंटिंग। फिर क्या सीखना है? बेसिक कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजन है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो रिडम्पशन और डिबेंचर तैयार होकर आएगा। ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों। सबसे पहले कहते हैं, अगर हमें डिबेंचर रिडीम करना है तो कोई भी कंपनी करोड़ों रुपए के डिबेंचर इशू करती है। अब 5 साल बाद, 10 साल बाद जब रिडम्पशन करने का समय आएगा तो पैसा कहाँ से लाएगी? बताओ, आप सब कोशिश करो। मान लीजिए आपको किसी को 50 करोड़ रुपए देने हैं वापस, उधार लिए थे आपने, 10 साल का समय बीत गया, उधार देने का वापस समय आ गया, तो पैसा कहाँ से लाओगे? 2 तरीके फेमस है पूरे वर्ल्ड में, 2 ही संभावना है। पहला, अच्छा इंसान क्या करेगा भैया? 10 साल तक देखता रहेगा या कमा कमा के जोड़ता रहेगा? प्यारे दोस्तों, अच्छा इंसान कमा कमा के पक्का जोड़ता रहेगा और जोड़ के फिर 10 साल बाद थैले से निकालेगा, जोड़े हुए पैसे दे देगा। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या भैया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट तरीका है। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या? सब चिल्ला के बताओ। जोड़ते रहेंगे कमा कमा के और उससे हम रिडीम कर लेंगे। अमन आ रहा है ना? अमन पेन जैसा काँप रहा है, वैसे मन भी काँपता होगा दोस्त। बहुत मजे से कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कर। क्लियर है? सो आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा तरीका थोड़ा उल्टा तरीका है, थोड़ा पोपट तरीका है। कैसा तरीका है? फिर भी वर्ल्ड में बड़ा फेमस है प्यारे दोस्तों। अब मान लो एक आदमी है, अरे बाबा ये स्लाइड में लिखा हुआ नहीं आ रहा, एक बार मैं स्लाइड को सही करूंगा भैया। देखना आ गया भैया, आदित्य आ गया। फंड्स 2 तरह के आएंगे। सबसे पहले कहां से आएगा भैया? आउट ऑफ प्रॉफिट।
प्यारे दोस्तों दूसरा तरीका, मान लो 10 साल हो गए और हमने 50 करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं और हमारी किसी कारण से कमाई नहीं हुई, या फिर ऐसा हो सकता है कमाई हुई हो और हमने अलग जगह इन्वेस्ट कर दी हो। क्लियर है ना भैया? तो मेरे पास पैसे जोड़े ही नहीं, अब जोड़े ही नहीं तो पैसे कहाँ से वापस करूँ? हाँ, किसी और से बोरो करके, इसे हम कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल। वाह दोस्त, गुड। तो क्या भैया दूसरा तरीका बोलो, क्या है भैया? तो पूरे वर्ल्ड में क्या क्या तरीके हैं? दोबारा बोलो, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। अभी मैं जनरल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, इसको बस बेसिक लिखना, मिक्स करके रियल लॉ पे हम बाद में आएंगे। अच्छा, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो भैया आप हर साल पैसा जोड़ते रहोगे और जोड़ने के बाद आखिरी साल के अंदर उस जोड़े हुए पैसे को निकालोगे और रिडीम कर लो ना। यहाँ प्यारे दोस्तों जरा इसके थोड़े से कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला, हमें 1 साल जोड़ूं या 10 साल जोड़ूंगा? अच्छा, हर साल जरा स्मार्ट पर्सन बन के बताना, मान लो 10 करोड़ रुपए वापस देने, तो किसी साल कम जोड़ो, किसी साल ज्यादा जोड़ो या बराबर जोड़ो? कोई कह सकता है जी बराबर जोड़ो, कोई कह सकता है जी ऐसा हो सकता है तीसरे साल प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया हो तब हम ज्यादा जोड़ लेंगे, चौथे साल रिसेशन आ गया और प्रॉफिट कम हुआ तो हम कम जोड़ लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन ना, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि बराबर जोड़ना है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि किसी साल कम या ज्यादा जोड़ना है, जैसा मन करे वैसा जोड़े। अच्छा, जब जोड़ रहे हैं तो पैसा कहीं और से निकालेंगे या P&L से निकालेंगे? अच्छा, अब बताओ, थोड़ा सा गहरे चलते हैं दोस्तों। P&L अकाउंट एक बनता है और उसी का अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर जब हम पैसा डिवेंचर को रिडीम करने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो बताओ P&L से निकाल के जोड़ेंगे या P&L एप्रोप्रिएशन से? P&L से नहीं दोस्त, जोड़ने का काम किससे होता है? पक्का ना? चिल्ला के बोलो। तो P&L एप्रोप्रिएशन से निकालेंगे। क्या ये समझ में आ गया? तो प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ P&L ही लिखते हैं, तो व्हाट इज दिस सेज एज पैसा जोड़ूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। किसके लिए पैसा जोड़ रहा हूं तो ये रिजर्व है, और किसके लिए जोड़ रहा हूं? किसी और के लिए, या डिवेंचर को रिडीम करने के लिए? डिवेंचर को रिडीम करने के लिए जोड़ रहा हूं, तो नाम होना चाहिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या नाम होना चाहिए मोरिया? चिल्ला के बोल पिंगोलिया बहन। DRR कहते हैं शॉर्टकट में। क्या कहते हैं भैया? चिल्ला के DRR के नाम से मैं पैसा जोड़ रहा हूं डिवेंचर के लिए, तो यही तो करूंगा। तो पहली एंट्री क्या होगी जब भी मैं जोड़ूंगा हर साल? क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, पैसा जोड़ लिया जी। अच्छा, ये एंट्री एक बार होगी या 10 सालों में 10 बार होगी? और हो सकता है कोई 10 साल की जगह 5 साल में ही जोड़ ले, तो इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। क्लियर है ना? अच्छा, आउट ऑफ प्रॉफिट जोड़ना है तो बताओ, मैंने 10 करोड़ के डिवेंचर इशू किए तो मैं किस्तों के अंदर जोड़ूंगा, लेकिन कम जोड़ूंगा या 10 करोड़ के 10 करोड़ जोड़ लूंगा? 10 करोड़ के 10 करोड़ जोड़ लूंगा। पक्का ना? अच्छा, अब थोड़ा सा और डीपर आते हैं। मान लो मैंने पहले साल 1 करोड़ जोड़ा, दूसरे साल 1 करोड़, बराबर जोड़ा। क्या ये जोड़ के पैसा जमीन में गाड़ के बैठ जाए? क्या करना चाहिए प्यारे दोस्तों? ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं जमीन पे गाड़ के बैठ जाऊं तो मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने चर्चा करी थी ना एक दिन। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मेरा घट जाएगा वैल्यू। मैं अगर बैंक में जमा कर दूं तो मेरे को उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और मैं मार्केट के अंदर लगा दूं तो मुझे गेन मिलेगा। तो पैसा जो भी हमने DRR में जोड़ा उसे छोड़ना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये इन्वेस्ट करना एक दूसरे तरह का विजन है ना यहाँ। सो प्यारे दोस्तों, जो भी मैंने पैसा जोड़ा उसे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट किसी और की है, डिवेंचर की इन्वेस्टमेंट है, और मैंने किसी और से निकाली या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से की इन्वेस्टमेंट किया, तो इसे कहते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चिल्ला के बोलो, चिल्ला के मेरे भाई। नया नाम है डिवेंचर। कोई इन्वेस्टमेंट कह सकता है भाई, इन्वेस्टमेंट कहे तो गलती नहीं है, पर फुल्ली डिस्क्लोजर नहीं रखा। हमें पता रहना चाहिए ये इन्वेस्टमेंट भाई डिवेंचर के रिडीम करने की है ना भाई। तो क्या कहेंगे भैया? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब बताओ, मैं पैसा दे रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ, तो प्यारे दोस्तों जर्नल बना के बोलो क्या आई हमारे पास? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। कई लोग डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। DRRI अकाउंट डेबिट, और पैसा दूंगा तो क्या करूंगा? बैंक। पक्का ना भैया? ये 10 साल जब मैं पैसा जोड़ूंगा तब मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो 10 सालों में बताओ कितने करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे? चिल्ला के बोलो ना। पहले हर साल क्या बताओ? आउट ऑफ प्रॉफिट सबसे बेस्ट तरीका है। हर साल क्या करेंगे भैया? हम प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे और जोड़ते रहेंगे।
जोड़ के पैसा अपने पास रखेंगे या इन्वेस्ट कर देंगे? दूसरी बात, इन्वेस्ट करते रहेंगे, जोड़ते रहे, इन्वेस्ट करते रहे। अच्छा बताओ, थोड़ा सा इसे अपलिफ्ट कर दूं। रिडम्पशन की ये तो हो गई ड्यूरिंग कितने सालों में? 10 सालों में। प्यारे दोस्तों, जैसे ही रिडम्पशन की डेट आएगी, किसकी डेट आएगी? रिडम्पशन की जैसे ही डेट आएगी, बताओ ये इन्वेस्टमेंट को अपने पास रख देंगे या बेच देंगे? बेच देंगे प्यारे दोस्तों। तब बेचेंगे तो मेरे को इन्वेस्टमेंट आएगी या जाएगी? और पैसा आएगा तो जर्नल एंट्री बताओ ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अच्छा, अब मान लो मेरे पास 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। कितने की थी भैया? अब जरा ध्यान से सुनना। कोई जरूरी है कि 10 करोड़ वाली 10 करोड़ में बिके? नहीं जरूरी, ज्यादा में भी बिक सकती है और कम में। अब प्यारे दोस्तों मान लो, पहले अब जरा ध्यान से सुनना, मानना मेरे बिक गई 12 करोड़ में, फायदा हो गया। कम में बिकी या फालतू में? कितने फालतू में? कहाँ डालूं? चिल्ला के। अरे आप तो बहुत स्मार्ट लोग हो गए, बहुत बढ़िया बोले। किस में डाल लूं? कैपिटल रिजर्व। अभी जरा ध्यान से, अभी लिखना नहीं। दिस इज कैपिटल रिजर्व, हाउ मच? अच्छा मान लो मैंने 10 करोड़ की जगह दूसरा केस है 8 करोड़ में खरीदी, बेची। कितने में बेची? प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया? लॉस हो जाए तो कोशिश करो। लॉस हो गया ना 2 करोड़ का। मेरा एक भाई बोला स्टेटमेंट ऑफ P&L, थोड़ा सा और दिमाग लगा। वैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में डलता, पर कुछ है ऐसा जिससे स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं डालेंगे। P&L सस्पेंस तो मतलब ही नहीं भाई। और विचार रखते रहो प्यारे दोस्तों। अच्छा जरा देख के बताना, डिवेंचर की रिजर्व बनाई क्या? तो बताओ कहीं और डालूं या रिजर्व में ही डालूं? चिल्ला के। रिजर्व बनाया तो कोई घाटा हो जाए तो वो रिजर्व तो है ही ना, तो रिजर्व से निकालूं। फायदा हो जाए तो दोबारा बताओ कहाँ डालेंगे? लेकिन अगर घाटा हो जाए तो कहां से उड़ा देना? DRR से। क्या ये समझ में आया? क्या ये एक बैलेंसिंग फिगर होगी? क्या ये सुंदर बात आ गई? पक्का आ गई? अच्छी थी। अब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया प्यारे दोस्तों। ये रिडम्पशन के टाइम बात कर रहे हैं। एट रिडम्पशन, मैं इसको ठीक से लिखूं। रिडम्पशन से 1 सेकेंड पहले सारी इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, पैसा आ जाएगा। अब डिवेंचर होल्डर को बुलाऊंगा और पैसा दे दूंगा, है ना भैया? तो मेरी एंट्री क्या हो गई? लोगों से जो भी परसेंटेज डिवेंचर होगा वापस ले लूंगा। जनरली लोग 2 एंट्री करते हैं। पहली एंट्री ड्यू की टू डिवेंचर होल्डर। कितने करोड़ रुपए देने थे भैया? 10 CR देना था। फिर भैया मैं ड्यू कर दूंगा, 2-4 दिन बाद सब लोग आएंगे और मेरे से पैसा ले जाएंगे। तो क्या एंट्री होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 10 करोड़ रुपया। ना यहाँ पक्का क्लियर? तो प्यारे दोस्तों, रिडम्पशन के समय पहली एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट को रखोगे या बेचोगे? बेचेंगे। फिर क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर को बुलाएंगे और ड्यू कर देंगे पैसा। फिर प्यारे दोस्तों तीसरी एंट्री क्या करेंगे? 2-4 दिन में सब आएंगे, पैसा ले जाएंगे। अच्छा आप बताओ, रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था हमारा? 10 लाख रुपया। घाटा हो गया तो घट गया होगा, नहीं तो 10 लाख ही पड़ा होगा। DRR में जो भी पैसा पड़ा हो दोस्तों, अब वो काम का नहीं है, अब उसका स्पेसिफिक पर्पस खत्म, तो उसे ट्रांसफर कर देना। कहाँ? क्यों? बात तो सही कह रहा है, पर क्यों में गहराई में इतना जाता नहीं, क्योंकि 1 घंटा तो क्यों की गहराई पकड़ने में लग जाएगा। क्यों की गहराई किसी और क्लास में पकड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों जरा बताना क्या एंट्री बनेगी? DRR में जितना भी पैसा पड़ा हो, 10 CR पड़ा है तो 10 CR किसके अंदर डाल देंगे? ना यहाँ पक्का क्लियर है? आउट ऑफ प्रॉफिट, वेरी क्लियर, सबको आया? पक्का आया? तो डिवेंचर को रिडीम करने की 2 विधियां दोबारा बताओ क्या क्या थी भैया? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट से अपना पैसा धीरे धीरे निकाल के जोड़ते रहते हैं। जोड़ने के बाद पैसा बताओ अपने पास रखेंगे या इन्वेस्ट कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। फिर प्यारे दोस्तों रिडम्पशन की डेट आएगी, सारी इन्वेस्टमेंट को उठा के बेच देंगे, पैसा आ जाएगा और फिर हम डिवेंचर को रिडीम कर लेंगे। और DRR में जो भी पैसा जोड़ा होगा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ध्यान से कर लेना। अभी मैंने इंडियन लॉ बताया या बेसिक अकाउंटिंग बताई? इंडियन लॉ भी बताऊंगा और उसमें सारी चीजें चेंज हो जाएंगी तब, लेकिन गहरे से जा सकेंगे। प्यारे दोस्तों दूसरा तरीका क्या था, कोई बता दो ना? आउट ऑफ कैपिटल को समझना। आउट ऑफ कैपिटल के अंदर मेरे को 10 करोड़ रुपए के डिवेंचर इशू करने हैं, तो प्यारे दोस्तों रिडम्पशन से 1 सेकेंड पहले बाजार के अंदर 10 करोड़ रुपए के मैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर करूंगा या इशू ऑफ डिवेंचर करूंगा और 10 करोड़ रेज कर लूंगा। इशू ऑफ डिवेंचर करेंगे तो जर्नल एंट्री बता दो क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। शेयर इशू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पैसा भी आ गया, फंड्स भी आ गया प्यारे दोस्तों, उसके बाद डिवेंचर को रिडीम कर लूंगा और एंट्री होगी परसेंटेज डिवेंचर टू, दो एंट्री बनाऊं तो डिवेंचर होल्डर, और फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या ये सुंदर सी बातें आ गई? तो दो तरीके पूरे वर्ल्ड में फेमस है डिवेंचर को रिडीम करने हो। पहला तरीका क्या भैया, आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा तरीका आउट ऑफ कैपिटल। जरा जल्दी से जल्दी सुंदर से नोट्स बना लो दोस्तों दोनों के। हो गया भैया? थोड़ा सा जल्दी से, थोड़ा तेज चलना है। सर हमें इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। अच्छा एक बार हम इतना गहराई में नहीं चलेंगे क्योंकि वो कॉलेज में आएगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट पर बताओ, जो हमने इन्वेस्टमेंट की उस पर ब्याज नहीं मिलेगा या मिलेगा? ब्याज मिलेगा तो जर्नल वैसे बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी, कोशिश करो बनाओ। ब्याज मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI ना। अच्छा अब बताओ ये ब्याज में कमाई मानूं या रिजर्व में जोड़ूं? प्यारे दोस्तों जब मैंने जोड़ रखा है रिजर्व, घाटा भी उधर से निकाला DRR में, तो कमाई को अब PNL में मत डाल लेना। कमाई जो भी ब्याज की मिलेगी कहाँ डालना, DRR में। कहाँ डालना भैया, पक्का? क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर? हालांकि एक भाई ने बात पूछ ली, मुझे इसको नहीं लेना क्योंकि ये अभी हमारे इस साल के करिकुलम में CUET में नहीं है। चलो भैया आगे चलो सब, थोड़ा ध्यान से। कम टू द नेक्स्ट। मैं स्लाइड शो पे ले आऊँ, बहुत जल्दी लिख ले, 1 मिनट लगा, जल्दी से कर। करूँ मैं आगे? सो कम टू द स्लाइड शो। आओ जी, अब थोड़ा सा कंसेप्ट चलते हैं। सो प्यारे दोस्तों सबसे पहले मीनिंग और रिडम्पशन और डिवेंचर। तो हम क्या करें, रिडम्पशन और डिवेंचर मीन्स डिस्चार्ज द लायबिलिटी ड्यू ऑन डिवेंचर एज पर टर्म ऑफ इशू ना। तो ये डिस्चार्ज कब करोगे, जैसा भी हमने इशू के समय कहा हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई कंपनी, अब जरा थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल होता हूँ और कुछ MCQ के थियोरिटिकल क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये थियोरिटिकल क्वेश्चन के जवाब लॉजिक से दिए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड कंपनी, और आपने कोई 15 साल के लिए डिवेंचर इशू किया। क्या आप 10 साल बाद रिडीम कर सकते हैं? आई एम स्पीकिंग, आई आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। 15 साल के लिए आपने डिवेंचर इशू किया, क्या आप 10 साल के बाद रिडीम कर सकते हैं? बोलो 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 भैया। आपने उधार लिया लोगों से, बोला 15 साल के बाद, 10 साल के बाद बात करोगे तो कुछ को घाटा नहीं होगा या होगा? उनका सपना नहीं टूटेगा या टूटेगा? तो कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए, सीधा सीधा नहीं कह सकते। प्यारे दोस्तों अगर सारे डिवेंचर होल्डर विलिंग करें तो पक्का कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर अपोज करें तो नहीं कर सकते। क्लियर है? बीच में आपको करना है तो इशू करते वक्त ही कहिए भैया मैं कभी भी रिडीम कर सकता हूं, लेकिन कंपनी के पास एक दूसरी स्ट्रेटेजी होती है। प्यारे दोस्तों ये डिवेंचर एक ऐसी सिक्योरिटी है जो बाजार में भी नहीं बिकते या बिकते हैं। मान लीजिए कंपनी 10 साल बाद सारे लोगों को नहीं कह सकती, अगर कंपनी ने इशू किया कि 15 साल के लिए मेरे को डिवेंचर इशू किए, तो 15 साल बाद ही ओपन मार्केट में जाएगी, बाजार में जाएगी और सबको लेटर लिख देगी भैया सब डिवेंचर वापस और पैसे ले जाओ अपने। पक्का ना? और सबको करना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन 10 साल बाद क्या ये नोटिस सर्व कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी दूसरा काम कर सकती है, ओपन मार्केट के अंदर ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिवेंचर बेचे नहीं जाते, बेचे खरीदे नहीं जाते या बेचे खरीदे जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जाके बोली लगा ले भैया, तब मार्केट वैल्यू पे कोई भी कंपनी डिवेंचर को खरीद सकती है। आर यू गॉट इट? तो कंपनी को डिवेंचर रिडीम करना हो तो बीच में कभी नहीं कर सकती, लेकिन कहाँ जाकर खरीद सकती है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जाएगी तो कंपनी को जर्नली फायदा होगा या घाटा होगा?
इट घाटा जनरली मोटे तौर पे हम कहते हैं कि घाटा होगा, लेकिन जनरली फायदा भी होता है। कई बार क्या होता है, रिसेशन आता है तो पार वैल्यू से भी नीचे पे मिलता है, तो क्या हो जाता है, फायदा भी हो जाता है। आर यू गॉट इट? तो प्यारे दोस्तों, डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं, बीच में कोई कंडीशन वंडीशन नहीं, एज पर कंडीशन या एज पर टर्म ऑफ इशू। एक आ गया, इतनी लेट क्यों? वो तो दिल्ली में हमेशा होता है बहन, तू 12वीं में, पूरी 12वीं में कभी लेट नहीं आई, तो ट्रैफिक तब नहीं होता था। बैठ बैठ, मदर का फोन आया था। चल बैठ बैठ बैठ, थोड़ा छूट गया ना, तेरा बहुत कीमती टॉपिक चल रहा है। सो प्यारे दोस्तों, आगे चलें। इसमें एक थ्योरी और लेकर आऊँ दोस्तों, वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा भैया, क्या कोई जानकार हो बताओ दोस्तों, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं? रातावाल को कुछ कुछ जानकारी है, कहानी सुनाई थी 12वीं में, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब आएगा। तेज से गुड मेरे भाई। शाबाश मेरे भाई, अपना नाम बता सबको। यश, बहुत बढ़िया यश, यश अग्रवाल, यश सोनी, बहुत बढ़िया सोनी। सो सोनी को कहानी याद थी, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, सब बताना, डेप्ट अनसिक्योर्ड लोन है या कंपनी के लिए सिक्योर्ड लोन है? जल्दी जल्दी बोलो। अब सिक्योर्ड लोन है भैया। अच्छा, अब कंपनी को गवर्न कौन कर रहे हैं? कंपनी को गवर्न करने हैं जो लोग एजीएम में मिलते हैं। एजीएम में डिवेंचर को मीट करने का राइट है या है ही नहीं? एजीएम में कौन मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर एजीएम में अपना सीईओ अपॉइंट कर देते हैं। कौन अपॉइंट कर देते हैं? ये सीईओ डिवेंचर वालों की तरफ वालों है या इक्विटी वालों का? इसीलिए डिवेंचर वालों को फेवर करेगा या इक्विटी वालों को? अगले साल इसको फिर वोट लेने हैं उनसे। सो प्यारे दोस्तों, जनरली बिगिनिंग के अंदर जब कानून नहीं बना था, ये सीईओ इक्विटी के फेवर में बात करता था। इसीलिए डिवेंचर मान लीजिए 10 करोड़ के इशू किए हमने बाजार में, कितने के भैया? तो प्यारे दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर हमने ये लायबिलिटी में तो डाल दिया 10% डिवेंचर 10 करोड़ रुपए के, और इसके ऊपर गिरवी क्या है? कुछ असेट्स, ये सारी असेट्स। अब सारी एसेट्स कहने को तो रख दी है, लेकिन सीईओ जब मर्जी प्लांट एंड मशीनरी को बेच सकता है, जब मर्जी स्टॉक को बेच सकता है, जब मर्जी किसी भी एसेट्स को बेच सकता है। इसके पास सारे राइट्स हैं। तो फिर डिवेंचर के राइट्स की प्रोटेक्शन क्या हुई, उसकी सिक्योरिटी क्या हुई? तो सरकार ने इस बीमारी को देखते हुए इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान ने कानून बनाया, बोला कि सारे डिवेंचर होल्डर भी एक मीटिंग में मिलेंगे। कौन मिलेंगे? डिवेंचर, उसे एजीएम नहीं कहते भैया, एजीएम तो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। डिवेंचर होल्डर भी अपने एक मीटिंग के अंदर मिलेंगे, और मीटिंग के अंदर एक ट्रस्टी को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? ट्रस्टी को सिलेक्ट करेंगे। अब कंपनी का सीईओ कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स को बेच रहा है जिससे कि डिवेंचर के इंटरेस्ट का वायलेशन हो सकता है, तो प्यारे दोस्तों वो सीधा नहीं बेच सकता, पहले उसे डिवेंचर ट्रस्टी से जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो मूवमेंट ऑफ किसी भी फिक्स एसेट्स को या करंट एसेट्स को कर सकता है वायबल तरीके से। क्या ये समझ में आया? डिवेंचर ट्रस्टी कौन हो गया, समझ में आ गया? अब प्यारे दोस्तों, इस डिवेंचर ट्रस्टी के राइट्स क्या होते हैं? अब ये कंपनी एक्ट चल रहा है 2030, तो डिवेंचर ट्रस्टी के राइट क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? ये राइट होते हैं, कंपनी और डिवेंचर ट्रस्टी के बीच में एक डीड लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर ट्रस्ट डीड। क्या कहते हैं मेरी बहन? डिवेंचर ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्टी के क्या राइट्स होंगे, सीईओ के क्या राइट्स होंगे? कभी ऐसा तो नहीं ट्रस्टी जानबूझ के टांग पकड़ के खींचते रहे और सीईओ को काम भी नहीं करने दे, तो सीईओ के भी राइट्स होते हैं, एक लिमिटेड राइट्स देते हैं ट्रस्टी को। तो उसके क्या क्या राइट्स है, ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, किस में लिखे होते हैं भैया? डिवेंचर ट्रस्ट डीड में। छोटी छोटी चीजें जरूर नोट बना के ब्रेन मैपिंग में पॉइंट पॉइंट लिख लेना। तो डिवेंचर ट्रस्टी आ गया भैया, कौन होता है? डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? क्या ये समझ में आ गया? कृष्णा आ गया? डिवेंचर होल्डर ने मीटिंग करके अपना नेता चुन लिया, अब डिवेंचर के सारे राइट्स को वही प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? उसके क्या क्या अधिकार होंगे, कंपनी और उनके बीच में क्या एग्रीमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर ट्रस्ट डीड। जल्दी जल्दी कुछ छोटी छोटी चीजें ब्रेन मैपिंग में लिख लेना। चलो भैया मैं आगे, द नेक्स्ट। सो प्यारे दोस्तों, अब डिवेंचर को रिडीम करना है जी। रिडीम करना है तो प्यारे दोस्तों कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। सबसे पहला है पेमेंट इन लमसम मेथड। लमसम पेमेंट मेथड कौन सा भैया? लमसम पेमेंट मेथड का क्या भैया, पहले इसको जरा ध्यान से सुनना। लमसम पेमेंट का मतलब हमने एक इसके अंदर डिवेंचर एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं,
उस फिक्स पीरियड के कंपाइल होने पर, कंप्लीट होने पर सारे डिवेंचर को बुलाते हैं और फुल पेमेंट कर देते हैं। कितनी पेमेंट कर देते हैं? फुल। दैट इज कॉल्ड लम सम रिडम्पशन मेथड। सबसे ज्यादा यही फेमस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। कौन सा मेथड मेरे भाई? लम सम रिडम्पशन मेथड। 10 साल के लिए इशू किया, 10 साल बाद सबको बुलाएंगे और पैसा दे देंगे। फिर द सेकंड वन इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। क्या भैया? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब हम क्या करते हैं भैया? लमसम पेमेंट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? 10 साल के लिए किया, हम हर साल पैसा पीएनएल से निकालते रहेंगे। अभी हमने कहा था जोड़ते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो किसी समझदार ने कहा भैया ऐसा करते हैं, आप पैसा निकाल के जोड़ ही क्यों रहे हो, आप डिवेंचर होल्डर के साथ ही किस्त बांध दो और उन्हीं को किस्तों में पेमेंट करते रहना। तो पहले साल हम कह देंगे 1 से लेकर 500 डिवेंचर होल्डर को बुलाएंगे, पैसा दे देंगे। फिर 500 से 1000 वालों को बुलाएंगे, पैसा दे देंगे। तो 500 डिवेंचर हर साल रिडीम करते रहेंगे। आर यू गॉट इट? पर अगर हम किस्तों में पैसा दे रहे हैं तो प्यारे दोस्तों ये टर्म्स इशू में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। बाद में कोई कंपनी ऐसे चेंज नहीं कर सकती। एंड इशू में स्पेसिफाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। फिर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के बाद द थर्ड इज कॉल्ड परचेज इन ओपन। दिस इज वेरी स्मार्ट वे, दिस इज वेरी स्मार्ट वे। मान लीजिए हमने 20 साल के लिए डिवेंचर इशू किए। कितने साल के लिए मेरे भाई? अब मान लीजिए कंपनी के पास सरप्लस पैसा है। ध्यान से सुनना, ये पहली 2 विधियों से ज्यादा स्मार्ट है। तो मेरे 20 साल के बाद डिवेंचर इशू किए। अब 20 साल के बाद के लिए मैंने इशू किए तो हर साल पैसा तो जोड़ूंगा जी। पैसा जोड़ा, पैसा जोड़ के बताओ अपने पास रखूं या इन्वेस्ट भी करूं? मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करें तो बैंक में जमा कराने पे अच्छा रहेगा या मार्केट के अंदर सिक्योरिटी परचेज करना? रिलायंस के, टाटा के शेयर खरीद लो तो फायदा हो सकता है, इसीलिए कंपनियां ऐसा करती थी। किसी बहुत समझदार ने कहा रिलायंस के या टाटा के शेयर क्यों खरीदते हो, अगर बाजार में आपके ही डिवेंचर मिल रहे हैं तो अपने ही डिवेंचर खरीद लो। अपने ही क्या कर लो? डिवेंचर खरीद के रख लो भैया। अपने डिवेंचर हो सकता है आपको 1-2 रुपया महंगा पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ही तो हैं। कम से कम आपको लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो नहीं रहेगा। हो सकता है रिलायंस के शेयर खरीद ले, वो डूब गए, डूब सकते हैं भैया। तो अपने डिवेंचर खरीदने में कोई डूबने का रिस्क तो नहीं रहेगा। तो प्यारे दोस्तों हम बाजार में जाते हैं और पैसे से अपने ही डिवेंचर को खरीद लेते हैं। तब मेरे को या तो घाटा होता है, पार वैल्यू से कम पे मिलते हैं, या तो पार वैल्यू के ज्यादा पे मिलते हैं। और तब मेरे पे दोस्तों दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ डिवेंचर इन ओपन मार्केट। अब इसके 2 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस ध्यान से थोड़ा गहराई से समझना। मान लीजिए मैंने अभी जो कहानी बनाई थी, 10 करोड़ के डिवेंचर इशू किए, हर साल 1-1 करोड़ रुपए जोड़ रहा था। तो मैं बाजार में जाऊंगा, लगभग 1 करोड़ की वैल्यू के डिवेंचर खरीदता रहूंगा। अब खरीदने के साथ साथ मैं एक काम कर सकता हूं, जैसे ही खरीदे वैसे ही डिवेंचर को फाड़ के फेंक दिया, कैंसिल। तो प्यारे दोस्तों तब मैं इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं खरीद रहा, तब मैं खरीद रहा हूं और डिवेंचर की लायबिलिटी को क्या करे जा रहा हूं? कैंसिल किए जा रहा हूं। आर यू गॉट इट? पक्का? कुछ लोग दूसरा तरीका करते हैं, बोले मैंने खरीद लिए, लायबिलिटी को कैंसिल नहीं करेंगे, असेट्स के अंदर ऑन डिवेंचर दिखा देंगे। कहां दिखा देंगे? लायबिलिटी में परसेंटेज डिवेंचर पड़े रहेंगे और असेट्स के अंदर ऑन डिवेंचर पड़े रहेंगे। प्यारे दोस्तों कैसे, जरा देखना, मैं थोड़ा सा बताऊं। मान लीजिए मैंने 10% डिवेंचर इशू किए 10 CR के। मैंने मान लीजिए 1 करोड़ के डिवेंचर बाजार में खरीद लिए। अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे 9 करोड़ के रहेंगे। एक तरीका ये, कैंसिल करने में एक घाटा होता है। अगर मेरे को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से डिवेंचर इशू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को सरकार के पास जाके अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। डिवेंचर ऐसे इशू नहीं हो सकते। तो मैं अपनी अथॉरिटी को क्यों खत्म करूं? तो मैं क्या करता हूं, ऑन डिवेंचर के नाम से 1 करोड़ रुपए खरीद लिए, मैंने यहाँ पे डाल दी। अब हैं तो मेरे पास ही, जब मर्जी आधी रात को कैंसिल कर लूंगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का एक फायदा है प्यारे दोस्तों, जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं ऑन डिवेंचर को शेयर मार्केट में दोबारा जाके बेच दूंगा। तो मेरे को सरकार से ऑथराइज शेयर कैपिटल लेने की, अथॉरिटी लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इसीलिए दिस मेथड, आज की डेट में ये मेथड प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। दैट इज कॉल्ड परचेज इन ओपन। और कंपनियों के कई बार ना आजकल पिछले 10 सालों से तो कभी रिसेशन आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है। तो एकदम से जब भी रिसेशन आएगा, कोरोना आएगा, तो डिवेंचर जनरली पार वैल्यू पे मिलता है, पार वैल्यू से कम पे मिलता है। तो कंपनियों के पास, जिसके पास जोड़ा हुआ फंड्स है, उनके लिए तो चांदी हो जाती है प्यारे दोस्तों। पार वैल्यू से कम अपने ही खरीद के बैठ जाते हैं और जब रिडम्पशन होगी तब हम उसको कैंसिल कर लेंगे। 25 साल बाद ये असेट्स और ये लायबिलिटी को कैंसिल कर लेंगे, हमें बाहर वाले को पैसा देना ही नहीं। क्लियर है ना? दैट इज कॉल्ड परचेज इन ओपन मार्केट। द लास्ट मेथड इज कॉल्ड कन्वर्जन इनटू शेयर। क्या? कन्वर्जन इनटू, डिवेंचर को रिडीम करते वक्त हम पैसा नहीं देंगे, बदले में क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, या एक्सेल डिवेंचर इशू कर देंगे।
प्यारे दोस्तों, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा फेमस केस है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, धीरू भाई अंबानी ने डिवेंचर इशू किए। बंबई के लाला लोग पैसा नहीं देते थे, धीरू भाई अंबानी को विश्वास नहीं था, नया नया लड़का आया था बिजनेस में काम करने के लिए, पॉलिस्टर यार्न की फैक्ट्री लगाई थी, विश्वास ही नहीं था, तो पैसा नहीं देते थे। वो बहुत बढ़िया इक्विटी शेयर इशू किया, उसको फ्लॉप हो गया। प्यारे दोस्तों, बंबई के लाले लोग क्या थे, ब्याज पे पैसा चढ़ा के बड़े खुश थे। ब्याज 10% चलता था, कितना परसेंट चलता था अमन? वो धीरू भाई अंबानी आया, बोला 12% ब्याज दूंगा, तो 12% ब्याज पे उसने डिवेंचर इशू कर दिए बाजार में। करोड़ों रुपए बंबई के लालाओं ने दे दिए धीरू भाई अंबानी को। उसने बढ़िया से विमल शूटिंग का बड़ा प्लांट इंस्टॉल किया। प्लांट इंस्टॉल करके उसको इतने पैसा लग गया कि उसने 10 साल के लिए जो फंड्स रेज किया था, 10 साल बाद उसे लगा मैं एक्सपेंशन करूंगा और नई पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाऊंगा, तो पैसा देने के लिए था नहीं, उसने जोड़े नहीं, नई कंपनियों के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो पैसा 10 साल बाद पैसा देने के लिए था नहीं, उसने एक जुगत लगाई। 10 साल के बाद कहता है सारे लोग आ जाओ जी, पैसा लेना है ना मुझसे वापसी। पैसा लेने के लिए जब वो सारे लाले लोग इकट्ठे हुए, सबको अपने रिलायंस कंपनी के शेयर छाप के दे दिए। बोला आप रिडीम हो गए, तो भैया ये तो ठीक नहीं था। कई लाले लोग, मुंबई के जो सेठ लोग थे, वो सेबी के पास चले गए। सेबी तो उस वक्त नहीं थी, स्टॉक एक्सचेंज के कंट्रोलर के पास चल गए। वो सालों तक उसका केस चलता रहा। उस समय कोई हिंदुस्तान में कानून नहीं था, तो बाद में जजमेंट उसके अगेंस्ट ही आया। उसको कोई सजा तो नहीं हुई, थोड़ी सी पेनल्टी लगाई कंपनी को, और ये केस बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया। आपको अगर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन करना है, अगर आपको रिडम्पशन बाय कन्वर्जन करना है, तो प्यारे दोस्तों आप इशू के समय ही आप ये कंडीशन बताओगे, बीच में या बाद में आप अचानक से कन्वर्जन की स्टोरी को फेड नहीं कर सकते। क्लियर है ना भैया? और यहाँ पे कई तरह के होते हैं, पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर। पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर मीन्स बोले तो क्या, थोड़ा कैश, कुछ कैश देंगे, कुछ शेयर दे देंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर पूरे शेयर देंगे। क्लियर है ना भैया? तो 4 मेथड दोबारा बताओ। पहला मेथड लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट, तीसरा परचेज बाय ओपन मार्केट, चौथा चलो जल्दी फटाफट से टेबल बनाते रहना, छोड़ना नहीं किसी भी चीज को। अकरनिया आ गया ना दोस्त? कर दो ना, थोड़ा सा तेज कलम भी चलाएंगे, थोड़ा सा तेज दिमाग भी चलाएंगे। द नेक्स्ट वन इज, अभी हमने चर्चा कर ली थी थियोरिटिकली, अब इसके ऊपर पूरी मैच्योरिटी आ गई होगी आप सबकी। आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ, बोल के बताओ आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, जल्दी बोलो। प्रॉफिट में हर साल पैसा जोड़ते रहेंगे, और पैसा जोड़े को रखेंगे या इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, फिर रिडम्पशन से पहले सारी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे और डिवेंचर को रिडीम कर लेंगे, और जो पैसा जोड़ा होगा वो किस अकाउंट में पड़ता है, DRR में। तो DRR को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व। आउट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, कोई इक्विटी प्रेफरेंस या डिवेंचर इशू करते हैं, फंड्स आते हैं, और इसको पोपट मेथड इसीलिए कहते हैं, टोपी पहनाई ना हमने, तो एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन ले लिया, इसीलिए अच्छा मेथड नहीं है। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये होता है, वाई DRR शुड बी क्रिएटेड। अब आप जरा थोड़ा सा मैं बताऊं। अब हम यहाँ कंपनी एक्ट 2013 को लेकर आए। कंपनी एक्ट 1956 में इसके रिगार्ड में अलग कानून थे। 1956 के अंदर जब कानून बनाया गया था, तो वो कंपनी एक्ट हमारा लिबरल नहीं था। 2013 में जब कानून बनाया तो ज़्यादा लिबरल बनाया। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा अच्छा क्या, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट? अच्छा, एक बात थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा गहरा चलते हैं। रियल लाइफ में कोई भी इंडस्ट्रीज अच्छा है भैया, हम डिवेंचर को रिडीम करें आउट ऑफ प्रॉफिट, पक्का ना? आउट ऑफ प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे तो कहाँ जोड़ेंगे, DRR। अच्छा आदमी कहाँ से निकालेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कंपनियों के अंदर रियल प्रैक्टिस देखें तो जनरली सारी कंपनी के CEO, सारी कंपनी के डायरेक्टर आउट ऑफ प्रॉफिट पसंद करते हैं, आउट ऑफ कैपिटल। बिकॉज वो अपना प्लान करते हैं एक्सपेंशन को। किसको प्लान करते हैं? इसीलिए जितना भी कमाते हैं वो कहते हैं क्यों डिवेंचर के लिए जोड़ें, हम तो नया प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्लियर है ना भैया? तो सारी दुनिया चाहती है क्या करें, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं करें, आउट ऑफ क्या करें, कैपिटल। अब प्यारे दोस्तों, सरकार को इसके ऊपर कानून बनाना था, और सरकार चाहती थी कि भैया आउट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। तो जब हिंदुस्तान का 2013 एक्ट बन रहा था, उससे पहले
2013 से पहले हिंदुस्तान का कानून था कि डीआरआर में कम से कम 50% जरूर जोड़ना है। कितना भैया? चिल्ला के। अच्छा, 50% जोड़ना है या कम से कम 50% जोड़ना है? तो भैया इस कानून तो बड़ा साफ था भैया, आधा आप कैपिटल से कर सकते हो, आधा रिजर्व से, लेकिन उसने एटलीस्ट वर्ड लगा रखा था। एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? कोई 100% करे तो अच्छा काम है भाई, बुराई क्या है? कोई 75% जोड़ ले तो गलत या सही? भैया बिल्कुल सही था। क्लियर है ना भैया? 1956 के अंदर कितना पैसा डीआरआर में जोड़ना था प्यारे दोस्तों? जब कंपनी एक्ट 2013 बनाया तो मनमोहन सिंह सरकार लिबरल हो गई। वो चाहती थी हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट सेक्टर की ना ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी, तो चाहती थी ये सारा पैसा डीआरआर के इस कंप्लाइंस के कारण 50% डीआरआर में स्ट्रक हो जाता है पैसा। अगर ये बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाए तो हमारी कैपिटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। लेकिन सरकार को ये भी डर था भैया, सारा अगर फ्री कर दें तो ये लाले लोग जो है सीई लोग हैं, अब लाले लोग सीईओ ही हैं ना भैया हिंदुस्तान के, तो ये गड़बड़ कर देंगे, घोटाला करेंगे, सही नहीं करेंगे, ये गड़बड़ कर देंगे। तो इसीलिए सरकार ने कहा एटलीस्ट 25% अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डीआरआर। कितना भैया? चिल्ला के। तो अब काम तय हो गया भैया। कंपनी एक्ट 2013 ने हमारी बाउंड्री तय कर दी। बताओ आउट ऑफ प्रॉफिट कितना परसेंट होना चाहिए? 25% गलत है, मैंने बोला नहीं, आप दोबारा सोच के बोलो। एटलीस्ट 25%। कितना भैया? तो कोई भी कंपनी वाला है उसे कम से कम कितना परसेंट डीआरआर में ट्रांसफर करना है? अच्छा, कोई पूछ ले, कोई कंपनी 60% कर दे, गलत है। कोई पर्सन 100% कर दे, गलत है। पक्का ना भैया? पक्का? आर यू गॉट इट? तो एटलीस्ट कितना परसेंट डीआरआर में ट्रांसफर करना है? सो व्हाई वी शुड क्रिएट डीआरआर? भैया जरा ध्यान से सुनना। अभी इट इज बेटर टू पे द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कोई भी लोन को पे करें तो कहां से करें? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से करना ज्यादा अच्छा होता है उसके कंपैरिजन में आउट ऑफ कैपिटल, जब मैं कोई उधार दोबारा बाजार से ले लूं, और जब प्रॉफिट से लूंगा तो प्रॉफिट से पैसा जोड़ूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डीआरआर। पूरा नाम दोबारा बोलो, व्हाट इज डीआरआर? डिवेंचर रिडेम्पशन। सम पीपल आर, मेरे को याद दिलाओ इसका एक नाम और है, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। पक्का ना भैया? फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। डीआरआर क्लियर था भैया? सो प्यारे दोस्तों, कितना डीआरआर अब जरूरी है? हाँ याद रखना भैया, एटलीस्ट। पक्का? क्लियर? सो भैया द वेरी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 एटलीस्ट 25% ऑफ पार। अच्छा भैया, कोई 100 रुपए वाला डिवेंचर कोई कंपनी ने 150 रुपए में बेचा, तो 150 का 25% नहीं, किसका? 100 का 25%, पार वैल्यू का। अच्छा, कोई डिवेंचर 100 वाला 125 में रिडीम करना है, तो डीआरआर में 125 का 25% नहीं जोड़ने की कंडीशन, किसका? पार वैल्यू का। क्या ये समझ में आ गया? और ये पैसा कब जुड़ रहा होना चाहिए भैया? भैया रिडम्पशन के बाद में या रिडम्पशन से पहले? 1 साल में या 10 साल में? चिल्ला के बोलो ना। अब कोई हो सकता है कोई कंपनी बोले मैं तो 1 साल में जोड़ लूंगी, ठीक है। कोई कंपनी बोले ज़्यादा अच्छा क्या 1 साल में जोड़ना है या किश्तों में जोड़ना? लेकिन सरकार इसके लिए बाइंड कर दे कि किश्तों में जोड़ना, तो शायद हमने लिबर्टी खत्म कर दी बिजनेस पीपल्स की। सो सरकार ने इसके ऊपर बाइंडनेस नहीं रखी, इसीलिए सरकार ने कहा भाई बस प्रायर टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप 25% डीआरआर में जोड़ो, एटलीस्ट 25% जोड़ो। आर यू गॉट इट? अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने ये कहा ज़्यादा अच्छा क्या होगा, 25% जोड़े या 100% जोड़े? चिल्ला के बोलो ना। अच्छी कंपनी 25% नहीं जोड़ेगी, कितना परसेंट जोड़ेगी? लेकिन जर्नली ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सीईओ सोचो कितना परसेंट जोड़ेगी? 50 भी नहीं जोड़ते भाई। ये तो कहते हैं हमें पैसा जितना मिल जाए, अरबों रुपए हो तब भी इन्हें लगता है पैसा है ही नहीं। जो जितना अमीर होता है उतनी भूख उसकी ज़्यादा होती है, ध्यान से सुनना। तो वो तो फिर सोचता है कि ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। आर यू गॉट इट? इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये सारी कंपनियां प्रैक्टिकली सरकार ने जब कानून बनाया 50%, तो केवल 50% नहीं जोड़ती थी, एक आधी कोई कंपनी को छोड़ दी। और अब कितनी परसेंट जोड़ती है? अच्छा, अब बताओ, सरकार ने तो ये कहा था भाई प्रायर टू रिडम्पशन और डिवेंचर अच्छा क्या होगा, 1 साल में जोड़ें या किश्तों में? चिल्ला के बोलो ना। लेकिन ये बड़ी चालू कंपनी है, सरकार की इस कानून का ही फायदा उठाती है। प्यारे दोस्तों, ये रिडम्पशन से ठीक 1 सेकंड पहले जोड़ती है। कितने पहले? पक्का? और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। तो रिडम्पशन से 1 सेकंड पहले डीआरआर में कितना पैसा जोड़ना?
पक्का ना? अगर क्वेश्चन में कह दे कुछ नहीं कहे तो कानून है कितना परसेंट डीआरआर में जोड़ना, कब जोड़ना है? रिडम्पशन से 1 सेकेंड पहले। कोई 10 साल पहले जोड़ ले गलत है या अच्छा है? कोई किस्तों में जोड़ ले तो बुरा है या अच्छा है? पक्का। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं 1 सेकेंड पहले जोड़ूंगा, और क्वेश्चन में कह दिया भैया 10 किस्तों में जोड़ो, फिर मैं जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे जोड़ूंगा। क्वेश्चन साइलेंट है कितना जोड़ो, तो कितना जोड़ोगे? 25%। कितना जोड़ोगे? लेकिन क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, बोल रहा 75% जोड़ना है, तो तुम बंदूक लेके मत खड़े हो जाना कि मैंने कानून में तो 25% लिखा है। कानून को फॉलो ही कर रहा है ना, पक्का है ना, तो 75% ही जोड़ना। लेकिन कोई क्वेश्चन में कह दे कि कंपनी ने डिसाइड किया आउट ऑफ प्रॉफिट ही रिडीम करना है, तो कितना परसेंट जोड़ोगे? 100%। कितना जोड़ोगे? आर यू गॉट इट? सबको आ रहा है? पक्का। छोटे छोटे से नोट्स हैं, जल्दी जल्दी बनाते रहना। तो डीआरआर के अंदर कितना परसेंट जोड़ना चाहिए? एटलीस्ट 25%। ठीक है, कब जोड़ना चाहिए? रिडम्पशन से पहले। बस इतनी बात कह लें, इसमें सारा कानून आ गया। जैसा कानून ने कहा हम भी उतनी बात कहें, हेरा फेरी बाद में करते रहेंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कॉलेज के मित्रों को तो या CA-CMA में तो ये कहता हूँ, इसीलिए इसके अंदर बड़े पोपट क्वेश्चन आते हैं। कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। कोई स्मार्ट पर्सन अगर अच्छा प्रैक्टिकल करे, MCQ में मतलब आना, कॉलेज के बता रहा हूँ, एडवांस स्टडी के लिए बता रहा हूँ। कोई अच्छा मित्र कितना जोड़ेगा? 25%, 50%, 75%, या एक स्मार्ट बच्चा हमेशा 100% ही जोड़ देगा? हमेशा 100% ही जोड़ो ना, सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा ही कर लो, और कानून हमेशा पूरा हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, अभी ये मैंने CM इसके लिए नहीं कहा, CUET के लिए नहीं कहा। CUET के लिए तो बस कानून एटलीस्ट कितना परसेंट, क्योंकि इसके अंदर मेरी ऑप्शन नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि क्वेश्चन को ऐसे भी कर लो और क्वेश्चन को वैसे भी कर लो, क्वेश्चन एक ही तरीके से होता हो। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। सरकार ने क्यों कहा जी 25% जरूर करो? बताओ ना। क्योंकि कंपनी, सरकार चाहती थी कोई भी लिबरल रहे और आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल का मिक्सचर रहे। तो सरकार आउट ऑफ कैपिटल को रिजिड करना चाहती थी, कम करना चाहती थी, आउट ऑफ प्रॉफिट को मोटिवेट करना चाहती थी। इसीलिए सरकार ने कितना आउट ऑफ कैपिटल हो इसके रिगार्ड में कोई कंडीशन नहीं बताई, लेकिन कहा कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 25% आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। यही कहना चाह रही है ना सरकार, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो 2 तरह के मेथड है, दोबारा बोलो कौन कौन से? आउट ऑफ प्रॉफिट। केस स्टडी आएगी इसकी, तो MCQ के अंदर बड़े फुल फ्लैप क्वेश्चन बनते हैं, इसके आ ही नहीं सकते। तो इसी तरह की केस स्टडी को ज़्यादा ध्यान से करना है। सो प्यारे दोस्तों, दूसरा क्या था? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? आउट ऑफ। तो सरकार हिंदुस्तान में कानून बनाना चाहती थी, तो उसने आउट ऑफ प्रॉफिट को प्रमोट किया, मोटिवेट किया, आउट ऑफ कैपिटल को डिमोटिवेट किया। तो 25% एटलीस्ट 25% आउट ऑफ प्रॉफिट से होना चाहिए। क्लियर है ना भैया? आ गया। फिर आगे चलते हैं भैया। DRR कब क्रिएट करना चाहिए बताओ? हाँ भैया, रिडम्पशन से पहले। 1 सेकेंड पहले करे तो बस सही है भाई। 10 साल पहले कर ले तो बिल्कुल सही है। किस्तों में कर ले तो बिल्कुल सही है। आर यू गॉट इट? तो DRR कब होना चाहिए? प्रायर टू रिडम्पशन। क्या कानून के लीगल वर्ड क्या है? प्रायर टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बस क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कंपनी ने इशू किया डिवेंचर 1 लाख रुपए के 1 अप्रैल को, कितने साल बाद रिडीम करने? तो सरकार क्या कहती है कितना परसेंट? अब कुछ नहीं कहा, बोले DRR क्रिएट करना है तो कितना परसेंट होना चाहिए? अभी हम कुछ नहीं कहा तो कम से कम जोड़ लें। तो 1 लाख का 25% कितने हजार? कोई अच्छी कंपनी इसको कितने सालों में करेगी? 5 साल बोले तो कितना भैया? 5,000 हर साल जोड़ती रहेगी, ये तो अच्छी बात हुई। कोई बोले भैया 25,000 जोड़ूंगा, अच्छा कितने साल बाद रिडीम करना था? रिडम्पशन से 1 सेकेंड पहले बोले तो 31 मार्च को ही कर लें। तो ये नहीं आया या आ गया? इस केस में मुझे कितनी जर्नल करनी पड़ेगी? 5। इस केस में कितनी जर्नल करनी पड़ेगी? क्वेश्चन साइलेंट है तो बताओ मैं कौन सी वाली करूंगा? 1 वाली करूंगा, 5 वाला थोड़ा ना करने वाला है। क्लियर है ना? लेकिन रियल लाइफ में कौन सी वाली करोगे? 5 वाली। दैट इज मोर एक्सेप्टेबल। जल्दी जल्दी कुछ नोट्स बनाते रहना भैया, जल्दी जल्दी नोट्स बनाते रहना, छोड़ना नहीं। अभी तो लगेगा बहुत आसान सा है, 2 दिन बाद सारा मैदान साफ हो जाएगा। करूं आगे? चलो भैया आगे। द नेक्स्ट वन,
प्यारे दोस्तों अब वापस आओ, ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू में तो ये टपका ही टपका, रिडम्पशन और डिवेंचर के कोई 8 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देख लेना ये आएगा, और ये आते ही मुझे याद कर लेना, सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई बता दो ना, किसी को पता हो तो, कौन सी फर्म को डीआरआर के लिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने के से एग्जेम्पशन दी? बहुत बढ़िया, ये रमन सिंह याद है। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को किसको एग्जाम करा? सब बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और उसके अंडर चलने वाले सारे बैंकों को, तो सारे बैंकिंग सेक्टर को कर दिया। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर क्या आते हैं, जैसे एलआईसी हो गई, जो पैसा फाइनेंस का लेन देन ही करनी, ऐसी कंपनी को एग्जाम कर दिया। क्यों करा रमन सिंह? प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, कोई मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, क्या है भैया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम क्या है? पंखे बनाना, बाइक बनाना, या उधार लेना उधार देना? तो प्यारे दोस्तों उधार लेना और उधार देना है, वो तो बार बार डिवेंचर रेज करेगी और दूसरे से कम रेट पे इंटरेस्ट लाएगी और आपको ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट देगी। तो प्यारे दोस्तों वो तो आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम कर ही नहीं सकती, उसका धंधा ही बंद हो जाएगा, पक्का ना? तो किस किस फर्म को जरा ध्यान से देखना, कानूनी तौर पे सेक्शन याद रखना। कौन है भैया? कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है? 18(7), इसे क्या कहते हैं? 18(7) ऑफ कंपनी एक्ट कहता है। प्यारे दोस्तों ये कंपनी एक्ट 2013 में बाद में अमेंड किया गया था, इसे कंपनी रूल 18(7) ऑफ कंपनी एक्ट रूल 2014 कहते हैं। कहते हैं ये फॉलोइंग कंपनी को डीआरआर बनाने से एग्जेम्प्ट किया गया: ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो सारे बैंक हो गए, फिर बैंक ही नहीं, वो बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज भी होती है, उन्हें भी एग्जेम्प्टेड कर दिया। और प्यारे दोस्तों अच्छा एक आखिरी चीज, किसी ने साफ कहा भैया मैं 10 साल बाद जब डिवेंचर को रिडीम करूंगा तो बदले में इक्विटी शेयर दूंगा, क्या उसे 10 साल बाद पैसे जोड़ने की जरूरत है या नहीं है? तो तीसरा बड़ा स्मार्ट है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन हो तो भी डीआरआर में पैसा जोड़ने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। किन फर्मों को जरूरत छोड़ दिया गया भैया? और ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऑल बैंकिंग सेक्टर, और तीसरा क्या था भैया? वो सारी कंपनियां जिन्होंने डिवेंचर को रिडीम करना हो बाय कन्वर्जन मेथड से, उन्हें डीआरआर में पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना भैया इसको, पक्का। सेक्शन रूल नंबर बताना, कब ये सरकार लेकर आई? 2013 में नहीं लेके आई, 2014 में अमेंड करा। क्लियर है भैया? चलें आगे, फास्टर, द नेक्स्ट वन इज। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ स्टेप्स हैं, स्टेप के लिए एक राइटेबल पैनल पे ले आऊँ आपको तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको हाइड करते हैं, वापस आते हैं। अब इसको बहुत ठंडे दिमाग से समझना। प्यारे दोस्तों हमने पहले कंपनी एक्ट 2013 की बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। पहला कानून, कोई बताओ डीआरआर में कितना पैसा होना चाहिए? चिल्ला के बोलो। एटलीस्ट 25% ऑफ, हाँ ये पूरा बोलना है, पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर, है ना भैया? अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने कहा था पैसा जोड़ेंगे, पैसा जोड़ के धरती में गाड़ के बैठ जाएं, बैंक में डाल दें या इन्वेस्ट करें। प्यारे दोस्तों ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बिजनेसमैन, कई सीईओ ना वेरियस कंपनीज के बड़े चालू थे। अब चालू क्या थे प्यारे दोस्तों? वो पैसा जोड़ लेते थे। क्या करते थे? अब जोड़े हुए पैसे का अपने पास किसी, अगर मैंने डिवेंचर के रिडीम के लिए पैसा जोड़ा तो कहीं और यूज होना चाहिए, वहीं यूज होना चाहिए। अब प्यारे दोस्तों वो बड़े पोपट बनाते थे सरकार को, वो बैलेंस शीट में पैसा जोड़ लेते थे और बैलेंस शीट में P&L से पैसा निकाला और डीआरआर में डाला, जुड़ गया जी पैसा। अब जुड़ा तो उसके अगेंस्ट ये जितनी लायबिलिटी होती है अगेंस्ट असेट्स भी तो होती है। वो असेट्स में किस फॉर्म में पड़ा होगा? या तो कैश में या तो बैंक में। अब प्यारे दोस्तों वो कहते थे हमने तो पैसा जोड़ लिया, सरकार का कानून पूरा कर लिया, और ये कैश में जो पैसा पड़ा था इसे कहीं भी प्लांट एंड मशीनरी में और कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। तो जोड़ा हुआ पैसा अपने मायने खो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा तेज बोला, जल्दी बोला कि क्या ये गहराई समझ में आई? तो सरकार ने कहा यार ये तो गड़बड़ है, जो डीआरआर के अगेंस्ट पैसा है वो तो कहीं खास जगह जोड़ के लगाओ भैया, ऐसे तो उस पैसे को तो आप कहीं भी यूज कर लोगे, तो डीआरआर का क्या मतलब रह गया? तो सरकार ने अब 2013 में ही इसका कानून बनाया, और इस कानून में सरकार फिर थोड़ा लिबरल हो गई। तो सरकार ने कहा DRRI, फुल फॉर्म बताना, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अच्छा एक कानून बताओ डीआरआर में कितना % होना चाहिए? तो सरकार को कानून बनाना चाहिए एटलीस्ट 25% जितना जोड़ा उतना ही डीआरआरआई में डालो।
पर सरकार थोड़ा सा जो सीईओ की लॉबी है, इंडस्ट्रीज की कहने के अंदर झुकाव में आ गई और उनके फेवर में सरकार ने कानून बनाया और सरकार ने कहा एटलीस्ट 15% ऑफ पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर का पैसा। सरकार लिबरल हो गई ना, 25 जितना जोड़ा था उतना नहीं बोला ना, तो सरकार ने कहा कितना परसेंट, कम से कम 15% इन्वेस्ट करके रखो, कम से कम 15% पैसा का क्या करके रखो, इन्वेस्ट करके रखो। अब जरा एक बार वापस आना, पहला कानून बताओ डीआरआर में कितना होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कब होना चाहिए, सरकार ने कानून बनाया था कब, व्हेन प्रायर टू रिडम्पशन। रिडम्पशन से 1 सेकंड पहले ही करेंगे सारी कंपनी, पक्का। लेकिन सरकार थोड़ा यहाँ पर डीआरआरआई के बारे में यहाँ पे थोड़ी रिजिड हो गई, कहती है भैया आप जरा ध्यान से सुनना, कितना परसेंट डीआरआरआई में होना चाहिए। मजा नहीं आया, अब एटलीस्ट 15%। अब इसमें तो कानून था भैया रिडम्पशन से पहले, इसमें सरकार ने कहा प्रायर टू एटलीस्ट 11 मंथ फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब सरकार ने थोड़ा कानून सख्त किया ना यहाँ पे, जस्ट प्रायर टू रिडम्पशन और डिवेंचर नहीं कहा, कितने महीने पहले, 11 महीने पहले किस में पैसा होना चाहिए, डीआरआरआई में पैसा होना चाहिए, किसके कितने के बराबर, 15 एटलीस्ट 15% ऑफ पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर के बराबर का। आर यू गॉट इट? 2 कानून जमते हैं आपको, पक्का। अब इन 2 कानूनों से हम रिडम्पशन और डिवेंचर की सीक्वेंस बनाएंगे। अब सीक्वेंस को बहुत ध्यान से समझना, पहले कानून आ गए भैया, पक्का, सब सुंदर से नोट्स बनाओ। अब मैं स्टेप्स पे आ जाऊं, पक्का, चलो सबका हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं इस टॉपिक का, प्यारे दोस्तों, स्टेप्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मेरे को कैसे स्टेप बनाने चाहिए, जो बहुत बड़े हो या बहुत छोटे हो। अच्छा छोड़ो, अभी आपको सारा कानून बनाया। सबसे पहला स्टेप 1, एक बार बताओ, कानून 2 थे, डीआरआर का और डीआरआई का। पहले किसे करना चाहिए, डीआरआरआई को करना पड़ेगा, मजबूर रही है। नहीं, एटलीस्ट 15% ऑफ पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आ गया भैया, वापस आओ। स्टेप 1 में सरकार कहती है कितने महीने पहले रिडम्पशन के, 11 महीने। अच्छा कोई 1 साल पहले कर दे तो, और हम 1 साल पहले ही करेंगे, 11 महीने पहले का कानून है। बिफोर 11 मंथ क्या करेंगे हम, किस पे पैसा जोड़ेंगे, डीआरआरआई में। खरीद लेंगे इन्वेस्टमेंट, कितने परसेंट की, नहीं है 15% गलत है भाई, एटलीस्ट 15% ऑफ पार वैल्यू, पक्का ना। इसकी जर्नल एंट्री बता दो ना, कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया मेरे भाई, डीआरआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, पक्का ना भाई, सो सिंपल ना। स्टेप नंबर 2, अब बड़े ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2, जस्ट बिफोर रिडम्पशन, जस्ट बिफोर, प्यारे दोस्तों कोई बताओ डीआरआर में कितना होना चाहिए। दूसरा स्टेप पे आ रहा हूं, एटलीस्ट 25% ऑफ पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर का। अच्छा डीआरआर में पैसा कहीं जोड़ से जोड़ेंगे या पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जोड़ेंगे, व्हाट जर्नल एंट्री आई हैव टू पास, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, टू कुछ और या डीआरआर। आर यू गॉट इट? पक्का प्यारे दोस्तों, पहला 11 महीने रिडम्पशन की डेट से 11 महीने पहले डीआरआरआई में 15% एटलीस्ट पैसा का बराबर की इन्वेस्टमेंट खरीदो। आ गया ना मेरे भाई। फिर जस्ट प्रायर टू रिडम्पशन डीआरआर में कितना परसेंट जोड़ो, 25%। स्टेप नंबर 3, अभी भी रिडम्पशन से बिफोर रिडम्पशन। अब प्यारे दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट रखी होगी छोड़े या बेच दें, अच्छा इन्वेस्टमेंट बेच दें बिफोर रिडम्पशन, व्हाट आई एम गोइंग फॉर, सेल ऑफ डीआरआरआई। प्यारे दोस्तों सेल करूंगा तो पैसा आएगा, जर्नल बताओ ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई। प्यारे दोस्तों फायदा हो जाए तो डाल देना कैपिटल रिजर्व में, लेकिन घाटा हो जाए, लॉस हो जाए तो प्यारे दोस्तों कहीं और से नहीं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व घटा देना। क्या याद आ गया? ये रिडम्पशन से पहले के 3 स्टेप क्लियर। 11 महीने पहले क्या करना है भैया, इन्वेस्टमेंट खरीद लेनी।
जस्ट रिडम्पशन से 1 सेकंड पहले DRR में जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 प्यारे दोस्तों, अब रिडम्पशन की तैयारी कर लें। रिडम्पशन के समय क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। प्यारे दोस्तों रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं 2 एंट्री की जगह 1 कर रहा हूं। टू डिवेंचर होल्डर करता, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक करता। बोर्ड पे रहना, टू बैंक की कर दो सीधा। अच्छा, अगर मान लो 100 वाला 110 में रिडीम करना हो तो बताओ 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पक्का ना भैया? पक्का। ये मैंने सब लोगों को पैसा दे दिए, 2 एंट्री की जगह मैंने 1 एंट्री करी। ध्यान दें प्यारे दोस्तों, चौथा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 5। बस एक ही रह गया, कोई बता दो क्या था? हाँ प्यारे दोस्तों, जो DRR में जितना भी पैसा था उसे कहाँ ट्रांसफर करें? क्या जर्नल एंट्री होगी? DRR टू जर्नल रिजर्व। कोई बता सकता है कोई? अच्छा, मैं पूछ नहीं रहा, कोई खोजना है जर्नल रिजर्व में क्यों किया? ये बहुत गहरा है, किताबों में ना मिलेगा, MCQ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्लास में चर्चा नहीं कर रहा। नहीं तो ये इतना गहरा कि 1 घंटा तो इसी पे चर्चा करने के लिए कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, पर कंसेप्ट क्लियर होता है तो बहुत मज़ा आता है। क्लियर है ना भैया? सबको आया? अच्छा सा था। कितने स्टेप हो गए? सो सिंपल ना। शुरुआत कभी डिवेंचर का क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप लाओ मन में। DRI में कितना परसेंट? 15%, एटलीस्ट 15%। क्या जर्नल एंट्री होगी? DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्यारे दोस्तों दूसरा स्टेप, रिडम्पशन से 1 सेकंड पहले क्या करोगे? DRR में जोड़ेंगे। क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। फिर प्यारे दोस्तों 1 सेकंड पहले ही तीसरा स्टेप आ जाएगा। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। फिर प्यारे दोस्तों रिडम्पशन के समय पर क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर को बुलाएंगे, हाथ जोड़ के पैसा देंगे। क्या जर्नल एंट्री होगी? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आखिरी स्टेप, DRR को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पक्का? मजेदार था, मस्त था। वापस स्लाइड शो पे पहुंचते हैं। दोस्तों ये सारे स्टेप मैं लिख के लेके आया। प्यारे दोस्तों 15% DRRI के अंदर पैसा होना चाहिए। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की जगह DRI भी कह सकते हैं ना इसको, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर प्यारे दोस्तों 1 सेकंड पहले DRR में पैसा होना चाहिए। कोई बता दो DRR में कितना परसेंट होना चाहिए? एटलीस्ट 25% ऑफ पार वैल्यू। फिर प्यारे दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट को छोड़ेंगे या बेच देंगे? फिर प्यारे दोस्तों तीसरा स्टेप क्या करेंगे भैया? डिवेंचर होल्डर का पैसा ड्यू कर देंगे और उन्हें पैसा दे देंगे, है ना भैया? फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम होंगे क्वेश्चन ले एक। टाइम उड़ गया। चलो जी आज इतना ही रोकते हैं, कल अकाउंट्स ही खेलेंगे, कल बिजनेस स्टडी नहीं खेलेंगे। तो अकाउंट्स से कल इसके बहुत शानदार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको लेंगे। सबको आया? मुश्किल था या मज़ेदार था? परसों लेके आएंगे 4 मेथड याद दिलाना कौन कौन से? लमसम रिडम्पशन मेथड, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट मेथड, परचेज इन ओपन मार्केट और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। प्यारे दोस्तों पानी वानी पीजिए, मुझे 1 मिनट लगेगा इसको रिजॉल्व करने में।